Hello dear students and all the viewers, welcome back to our YouTube channel. क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर का, कार्बोहाइड्रेट्स। और ये पहला बायोमोलिक्यूल है जिसको हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ठीक है, तो आज हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, उसके क्लासिफिकेशन, उसके स्ट्रक्चर और साथ ही साथ जितने भी फंक्शंस वो हमारे जिस्म में परफॉर्म कर रहा है ये सारा कुछ देखेंगे। असल में कार्बोहाइड्रेट्स एक लॉन्ग टॉपिक है आपके बुक में, इसके 2 पार्ट्स होंगे। आज हमने सिर्फ इसको इंट्रोडक्शन देखना है, साथ ही साथ इसकी क्लासिफिकेशन देखनी है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। और इन टॉपिक्स में जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के ज़रिए उन्होंने समझाया हुआ है, तो वो उन स्ट्रक्चर्स को भी समझेंगे। अगले लेक्चर में फिर हम उसके फंक्शंस, हमारे जिस्म के अंदर वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वो फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ये लफ्ज़ असल में 2 अल्फाज का मजमू है। तो मीनिंग में आप लिखोगे, इसका मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन्स, हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन्स का क्या मतलब हुआ? हाइड्रा का लफ्ज़ जहाँ भी आ जाए ना, हाइड्रा या हाइड्रो, इस तरह के अल्फाज का मतलब होता है पानी, मतलब H2O, वाटर। क्या मतलब होता है? पानी। ठीक, तो ये बात आप पहले याद रख लो कि जब भी आप केमिस्ट्री में या बायो में हाइड्रा या हाइड्रो का लफ्ज़ इस्तेमाल सुनो तो इसका मतलब क्या होगा? पानी होगा। हाइड्रेटेड मतलब पानी, कार्बन्स मतलब वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या लगा हुआ है? कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, आगे जब एग्जांपल डिस्कस करेंगे वहाँ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कंपोजिशन में आप ये डिस्कस करोगे कि कार्बोहाइड्रेट्स किन एटम से मिलकर बनता है। तो एक इसमें कार्बन का एटम होता है, और वाटर में ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो ये 3 एटम्स हैं जिनके ज़रिए से ये कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। जनरल फार्मूला में आप क्या लिखोगे? यही 3 एटम्स हैं तो इनसे बनेगा CHO। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हाइड्रेटेड मतलब पानी है ना, तो पानी में ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की रेशो क्या होती है? H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन के लिए 1 ऑक्सीजन होता है। तो वही काम यहाँ भी है, H2O। यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा दो। अब जितने नंबर ऑफ आप कार्बन्स लोगे ना, जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी इसमें होंगे। मतलब अगर यहाँ n है, n नंबर ऑफ कार्बन है, तो n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी इसमें होंगे। अगर ये 6 है तो फिर ये भी 6 होगा। 6 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये डबल हो जाएगा, और ये मतलब ऑक्सीजन की और कार्बन की रेशो आपस में क्या आएगी? सेम आएगी, और हाइड्रोजन उन दोनों के मुकाबले में डबल होगा। ठीक है, अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स को हम एक और नाम देते हैं, आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। सैकराइड्स कहते हैं। सैकराइड्स जिसका मतलब क्या है? शुगर। शुगर, सैकराइड्स मतलब शुगर। सैकराइड्स असल में ग्रीक वर्ड है सकरोन, उससे ये सैकराइड निकला है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? शुगर है। अब केमिकली आप कैसे कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करते हो? केमिकल डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं है, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स आगे आने वाले हैं उनको समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये बात पता हो। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर केमिकली डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं, या फिर उसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये कार्बोहाइड्रेट्स के नाम हैं। ठीक है, अच्छा, अब एल्डिहाइड का क्या मतलब है? पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी का मतलब वाटर, मतलब बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एल्डिहाइड। यहाँ पर बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल है और साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? कीटोन। फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पिछले लेक्चर में आपको बताया था, बेसिक टर्म्स। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देख ले, क्योंकि उसके बगैर आपको ये चैप्टर कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन। ठीक है, और इस तरफ कार्बन की चेन्स लगी होगी। ये फंक्शनल ग्रुप किसका है? ये एल्डिहाइड का है। कीटोन में क्या होता है? कीटोन में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरफ भी कार्बन और उस तरफ भी कार्बन, मतलब जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन अटैच है उसी कार्बन के दोनों अतराफ अगर कार्बन ही लगे हुए हैं तो उसको हम कीटोन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से
कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह की आ गई, एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वाली कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन वाली। इसको हम कहते हैं एल्डो शुगर्स। एल्डिहाइड है ना, तो इस जिस कार्बोहाइड्रेट में ये ग्रुप होगा उसे क्या कहते हैं, एल्डो शुगर। और जिसमें कीटोनिक ग्रुप होगा तो उसको कहते हैं कीटो शुगर। कीटो शुगर और एल्डो शुगर, ये दो टाइप्स की कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आती है इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड करना है। ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल इसी तरह है ना, जैसे एक घर बनता है, घर में सबसे जो बिल्डिंग ब्लॉक है घर का सबसे छोटा यूनिट वो क्या है, ईंट है। ईंटों को मिला के आप दीवार बनाते हो, फिर दीवारों को मिला के पूरा घर बनता है। तो फिर बिल्कुल इसी तरह भी कार्बोहाइड्रेट्स में भी होता है। कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है, फिर कुछ उससे छोटे हैं, और फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनको मिला के ये कार्बोहाइड्रेट्स, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो अब उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है मोनोसैकराइड्स। सैकराइड्स का मतलब शुगर, पहले ही आपको बता दिया था यहाँ। मोनो जहाँ भी आ जाए, मोनो का मतलब होता है वन, एक या सिंगल। ठीक है, तो मोनोसैकराइड्स का क्या मतलब है कि ये सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, साथ ही साथ ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कार्ब्स। ठीक है, तो जहाँ भी कार्ब्स लिखूँ तो उसका मतलब क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फिर सिंपलेस्ट शुगर कह दो। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स में मज़ीद आती हैं कि ये स्वीट इन टेस्ट हैं, स्वीट इन टेस्ट। इनका टेस्ट कैसे होता है, मीठा होता है। साथ ही साथ ये सॉल्युबल इन वाटर भी हैं, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक होगा। अच्छा, अब मिनिमम जो कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इनमें कितने होंगे, तो ये 3 से लेकर 7 तक। ठीक है, 3 से लेकर 7 तक मिनिमम कार्बन एटम्स इनमें होते हैं। कार्बन एटम्स अगर आपको पता चल गया तो फिर बाकी आप रेशो निकाल सकते हो। अब देखो मिनिमम मैं कहता हूँ मेरे पास 3 कार्बन है, 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन वाले को हम नाम देते हैं ट्राइओस। क्या नाम देते हैं, ट्राइओस। फिर उसके बाद टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और फिर हेप्टोस। तो ये सारे आते हैं। इनमें जो सबसे कॉमन है ना, मोस्ट कॉमन जो नेचर में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं वो हैं पेंटोस और हेक्सोस। पेंटोस और हेक्सोस मतलब 5 कार्बन वाले और 6 कार्बन वाले, ये सबसे कॉमन है, मोस्ट कॉमन। सबसे ज़्यादा नेचर में ये दोनों पाई जाती हैं। इनके एग्जांपल्स की तरफ आएंगे। पहले आप ट्राइओस को देख लो, ये 3 कार्बन मैंने लगा दिए। अच्छा, अब पहले कार्बन के साथ क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ एच। इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अगले को देखो, 2 बॉन्ड उसने बनाए हुए हैं। अब इसके साथ वाटर लगा दो, ओ एच और एच। इसी तरह तीसरे पे भी ओ एच और साथ एच। वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक और एच आएगा। तो ये बन गया 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट। इसको हम नाम देते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड जो रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस है उसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में ये बनती है। अच्छा, अब 3 कार्बन वाला अगर आप कीटो बनाओ, कीटो शुगर, तो वो कैसे होगा, 1 2 3। ठीक है, अच्छा, अब कीटोन के लिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ कार्बन हो। तो यहाँ पर तो आप नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ कीटो ग्रुप लगेगा ही नहीं। तो दूसरे कार्बन पे आप डबल बॉन्ड ओ लगा दोगे, ये बन गया कीटो ग्रुप। साथ अब इधर भी वाटर लगाओ, ओ एच। वैलेंसी को पूरा करोगे तो यहाँ पर भी एच और यहाँ पर भी एच। इधर भी ओ एच, एच और एच। ठीक है, हर कार्बन अपने 4 बॉन्ड पूरे करता है। तो इसको कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी, 2 वाटर है ना, डाई हाइड्रोक्सी कीटो, एसीटोन या कीटोन इसका नाम है। ठीक है, चलिए जी। अब ये एग्जांपल्स आपकी बुक में नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो इसलिए सिंपल से शुरू किया था और फिर कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। अब आगे हम पेंटोज और हेक्सोसिस को डिस्कस करते हैं। चलिए जी, आप पेंटोज की तरफ देखें। पेंटोज शुगर बनाते हैं 5 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ गए। पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, इसको रेस कर लेते हैं, साथ लगा लिया एच। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप आ गया एल्डिहाइड। यहाँ पर ओ एच
और H, OH, H, OH और H, यहाँ पर भी OH और H। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन और आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 5 कार्बन वाला पेंटोस शुगर। इसका नाम क्या है? इसको हम कहते हैं राइबोस। क्या नाम देते हैं? राइबोस। 5 कार्बन वाला जो कार्बोहाइड्रेट है उसको क्या नाम देते हैं? राइबोस का नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स इस तरह स्ट्रेट चेन में नेचर में नहीं पाई जाती, ये रिंग की शक्ल में होती हैं, साइक्लिक फॉर्म में होती हैं। तो अब आपकी बुक में भी वो साइक्लिक फॉर्म दी गई है, उसको देख लेते हैं। साइक्लिक फॉर्म कैसे बनेगी? साइक्लिक फॉर्म में क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो फंक्शनल ग्रुप वाला ये डबल बॉन्ड, यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूट करना, ये डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना, एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ये वाला टूट गया। ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन दूसरा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? सेकंड लास्ट कार्बन के साथ। ये बॉन्ड यहाँ से टूट के इस कार्बन के साथ बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन अपना ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस कार्बन के साथ बनाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर इस कार्बन के पहले से 4 बॉन्ड पूरे थे, 1 2 3 4, यहाँ से ये 5वां बॉन्ड आ गया। इसका मतलब अगर ये बॉन्ड बनाना है तो फिर यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा। टूटेगा कौन सा? ये OH वाला। OH वाले यहाँ से टूट गया। ठीक है, अब ये OH फ्री हो गया है और इस कार्बन को आप देखो, इसने एक बॉन्ड तोड़ दिया, बाकी मजीद कितने रह गए? 1 2 3, 3 बॉन्ड इसके रह गए, मतलब ये एक और बॉन्ड बना सकता है। तो ये OH यहाँ से उतर के कहाँ जाता है? इस कार्बन के पास जाता है, ऐसे। बात समझ आइए? अब इसका रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप देखो रिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं। ये मैंने ऑक्सीजन लगाया, ऑक्सीजन के साथ ये एक कार्बन, ये आ गया दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, आखिरी जो कार्बन है ना वो रिंग से बाहर है, क्योंकि रिंग यहाँ पर बनी है, आखिरी कार्बन बाहर है, तो उसको आप इधर साइड पे लिख दो C। आखिरी कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, H2 और साथ OH, तो इस तरफ लिख दो। ये आपकी मर्जी है, इधर लिखो उधर लिखो, एक ही बात है। ठीक, अब यहाँ से आप काउंटिंग करो, 1 2 3 4 और ये हो गया 5 कार्बन पूरे हो गए। अच्छा, अब कार्बन नंबर 1 के साथ, कार्बन नंबर 1 के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को उसी तरह लगा लो, ये आ गया हाइड्रोजन। यहाँ से OH उतर के कार्बन नंबर 1 के साथ आया, तो वो लग जाएगा यहाँ पे, OH पहला कार्बन है। ठीक है, तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4। ठीक, अच्छा, अब दूसरे कार्बन का तो वही हिसाब किताब है, साथ H लगा हुआ है और OH लगा हुआ है। तीसरे का भी वैसे ही है, H OH। चौथे कार्बन को देखो, चौथे कार्बन से OH खत्म हो गया और OH की जगह कौन सा बॉन्ड आ गया? ऑक्सीजन का। तो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड चौथे कार्बन के साथ आ गया। ठीक है, इसके साथ अब एक बॉन्ड इस कार्बन का है, ये वाला कार्बन, कार्बन नंबर 5, ये 4 है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन रहता है ना, इस हाइड्रोजन को आप यहाँ लगा दो, तो ये इसका रिंग स्ट्रक्चर है। बात समझ आ गई? ये इसका क्या है? रिंग स्ट्रक्चर है। इसको हम वैसे नाम देते हैं राइबोफ्यूरानोस। क्या नाम देते हैं? राइबोफ्यूरानोस। लेकिन आपकी बुक में इसको भी सिंपल राइबोज ही कहा गया है, तो ठीक है, राइबोज ही कह दो। अच्छा, अब राइबोज की मजीद 2 टाइप्स हैं। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना है इसको कहते हैं राइबोज। इसमें फिर एक और काम होता है, बाज़ औक़ात ये ऑक्सीजन यहाँ से उतर जाती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन जब रिमूव हो गई तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन हो गया। अच्छा, अब हमने ऑक्सीजन निकाली है ना, तो इसको कहते हैं डीऑक्सी। क्या कहते हैं? डी मतलब निकालना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन और साथ राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। तो अब ये क्या बना है? डीऑक्सी राइबोज बना है। अगर ऑक्सीजन लगा दोगे तो राइबोज बनेगा, या फिर हम उसको ऑक्सी राइबोज भी कह सकते हैं। और अगर ऑक्सीजन उतर गया है, ख़त्म हो गया है, तो फिर डीऑक्सी राइबोज बन गया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेपर में आ जाए ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज, तो ये 2 स्ट्रक्चर बनाने, दोनों के दोनों सेम है, बस एक में ऑक्सीजन लगाने, दूसरे में ऑक्सीजन नहीं लगाना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आप आगे न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ आपको आएगी। तो ये तो किसी सूरत नहीं छोड़ना, क्योंकि ये इसका इस्तेमाल आगे भी करना है। इसी राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था ना, डीएनए और आरएनए में क्या फ़र्क है? असल में यही फ़र्क होता है। आरएनए में ये वाली चीज़ लगी होती है राइबोज, ऑक्सी राइबोज ऑक्सीजन वाला, और डीऑक्सी राइबोज ये डीएनए में होता है।
तभी उसे कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड में राइबोज लगे है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबोज लगे। बात समझ आ गई? चलिए जी, अब आगे पेंटोज को डिस्कस कर लिया, हेक्सोज को देखते हैं। हेक्सोज में 3 एग्जांपल दी गई है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज की, उसे देखते हैं। अच्छा जी, आप हेक्सोज को देखो, अब इधर लिख देता हूँ। हेक्सा का मतलब 6 होता है ना, हेक्सोज 6 कार्बन वाले। तो 6 कार्बन वाले में जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, मोस्ट फेमस, वो है अब ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता है, C6H12O6। इस फार्मूले को अगर आप स्ट्रक्चरली लिखो, थोड़ा खोल के लिखो, तो ये इस तरह होता है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गए। अब पहले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगाओ, डबल बॉन्ड O, यहाँ आ गया H। ठीक है, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। यहाँ पर लगा दो OH और H, इसको गिनती भी दे दो, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये याद रखना है कि जब आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख रहे हो ना, C6H12O6, इसमें जो कार्बन नंबर 3 है, इस पे OH उस तरफ होता है। ठीक है, OH कहाँ लिखना है? लेफ्ट साइड पे लिखना है, और H बाकी सारा उसी तरह है, OH और H, OH H, OH, यहाँ भी H और यहाँ भी H। ठीक है, अब आप गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 इसमें ऑक्सीजन आ गई, 6 कार्बन आ गई, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरी हो गई। तो ये इसको खोल के हमने लिख दिया। अब इसका अगला काम क्या है? रिंग स्ट्रक्चर बनाना है। आपकी बुक में तो डायरेक्ट रिंग है ना, लेकिन जब तक आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो आप रिंग कभी भी नहीं बना सकते। तो वही काम करना है, ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड तोड़ के कहाँ बॉन्ड बनाएगा? सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ, मतलब कार्बन नंबर 5 के साथ। कार्बन नंबर 5 का जो OH है, वो यहाँ से उतर के कहाँ जाएगा? पहले कार्बन के साथ। चलिए जी, तो अब ये मैंने ऑक्सीजन बनाया। यहाँ रिंग के अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं। 1 2 3 4 और 5। रिंग यहाँ 6 कोनों वाली बन रही है, ये बात आप नोट कर लो। पीछे जो अभी राइबोस के स्ट्रक्चर देखे ना, उसमें 4 कार्बन आ रहे थे रिंग के अंदर, तो उसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा था? 5 कोनों वाला। यहाँ पर अभी कार्बन 6 आ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर बन रहा है 6 कोनों वाला। छठा जो कार्बन है वो यहाँ पर लगेगा, CH2OH। इस सारे को इकट्ठा लिख दिया, CH2 और OH। ठीक है, यहाँ से आप पहले गिनती दे दो, 1 2 3 4 5 और ये 6। चलिए जी, अब कार्बन नंबर 1 पे ये OH उतर के आया है, हाइड्रोजन पहले से था, H लगाया, OH लगाया। कार्बन नंबर 2 पे भी H लगाया, OH लगाया। कार्बन नंबर 3 पे OH अंदर वाली साइड पे था ना, तो ये ऊपर आएगा, OH और H। ठीक है, कार्बन नंबर 4 भी फिर उसी तरह, कार्बन नंबर 4 पे H, OH। फिर कार्बन 5 पे अब सिर्फ हाइड्रोजन रह गया, OH तो उतर गया था, तो हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये रिंग स्ट्रक्चर है किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज समझ आ गई? रिंग स्ट्रक्चर समझ आ गई? अगर नहीं आई तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कर लें और फिर से देख लें, तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब इसी से गैलेक्टोज बनेगा। गैलेक्टोज में क्या होता है? यहाँ पर कार्बन नंबर 3 का OH उस तरफ था ना, गैलेक्टोज में यही काम है, लेकिन कार्बन नंबर 4 भी उस तरफ है, बस बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम है। कार्बन नंबर 4 भी अगर उधर चला जाए तो फिर ये गैलेक्टोज कहलाता है। कार्बन नंबर 4 यहाँ पर, कार्बन नंबर 4 के साथ जो OH लगा है, ये OH को अगर आप ऊपर कर दो और हाइड्रोजन को नीचे कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? गैलेक्टोज बन जाएगा। इस OH को मैं इधर H कर देता हूँ, इधर OH कर देता हूँ, तो अब ये क्या बना है? गैलेक्टोज बना है। ठीक है, अच्छा, अब फ्रक्टोज का थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है, तो उसको शुरू से बनाएंगे। आप देखो जी, फ्रक्टोज की तरफ, फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन ही होते हैं। 6 कार्बन लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन लगा दिए। अब फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में फ़र्क ये है कि ग्लूकोज एल्डो शुगर है, मतलब उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था जो कि कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ था,
लेकिन फ्रक्टोज कीटो शुगर है, इसमें कीटोन ग्रुप होगा, तो कीटोन ग्रुप पहले पे तो आ नहीं सकता, दूसरे पे आएगा, डबल बॉन्ड ओ लगा लिया, यहाँ पर OH और H, यहाँ भी H, ठीक है, इधर आ गया OH, सॉरी तीसरा कार्बन है तो उस तरफ आएगा, OH H, इसको 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, OH H OH H OH H और यहाँ भी H, ये आ गया स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। अब इसका रिंग बनाना है, तो रिंग में यहाँ से उतरेगा ना यहाँ से ये ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ के किसके साथ बनाएगा, कार्बन नंबर 5 के साथ। कार्बन नंबर 5 का जो OH है वो यहाँ से टूट के कहाँ जाएगा, कार्बन नंबर 2 के पास, ठीक है। तो अब इसको देख लो, इधर फिर से रिंग में कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन आ रहे हैं, मतलब 5 कोनों वाले रिंग बनेगा। तो ये लगा लिया ऑक्सीजन, 1 2 3 4 ये कार्बन यहाँ से बाहर है, इसको इधर बाहर कर दिया, CH2 साथ OH, कार्बन नंबर 6 भी बाहर है रिंग से, तो इसको इधर लगा लिया, CH2OH, ठीक है। इसको नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गए। अच्छा, अब कार्बन नंबर 2 पे क्या लगा हुआ है, कार्बन नंबर 2 OH उतर के उधर आया था ना, इधर लगाओ OH, ठीक है। कार्बन नंबर 3 उसी तरह है, OH H, कार्बन नंबर 4 भी H OH, कार्बन नंबर 5 पर सिर्फ हाइड्रोजन बचा है, हाइड्रोजन। तो ये बन गया फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। चलिए जी, तो मोनोसैकेराइड यहाँ पर ख़त्म हो गया। आपने कौन कौन से स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं, सबसे पहले आपने राइबोज का, फिर डीऑक्सीराइबोज का। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में जो रिंग बनती है 5 कार्बन वाली बनती है, फिर ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इनमें 6 कोनों वाली बनती है, और आखिर में फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज में भी 5 कार्बन वाली 5 साइडों वाली रिंग बनती है, लेकिन कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 दोनों के दोनों रिंग से बाहर होते हैं, ठीक है। चले जी, अब इधर जो बुक में काउंटिंग की गई है ना, वो इस तरफ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग की गई है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से काउंटिंग दो, वहाँ से काउंटिंग दो, लेकिन जो अगला आने वाला है डाइसैकेराइड, उसमें ये चीज़ दोबारा इस्तेमाल होगी, तो उसमें काउंटिंग यहाँ से दी गई थी, और असल में होनी भी यहाँ से चाहिए, क्योंकि फिर हमें समझ सही आती है, ठीक। अगले जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, वो उसमें यहाँ से अगर आप 1 2 3 दोगे तो तभी आपको सही समझ आएगा। चलिए, तो अब मोनोसैकेराइड के बाद अगला है डाइसैकेराइड, उसकी तरफ जाते हैं। आगे जी डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड, डाई का मतलब 2 होता है, मोनो मतलब 1 और डाई मतलब 2, सैकेराइड्स का मतलब शुगर है। तो डाइसैकेराइड का मतलब क्या है कि ये बने हैं मेड ऑफ, दीज आर मेड ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, यानी जब 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड्स बनाते हैं। मोनोसैकेराइड्स अभी आपने पीछे में एग्जांपल पढ़ी, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज वगैरह, वो जब आपस में मिलेंगी ना तो उसे क्या बनेगा, डाइसैकेराइड्स बनेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है कि ये लेस स्वीट है, लेस स्वीट इन टेस्ट, और लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये मोनोसैकेराइड्स के यूनिट मुकाबले में ये थोड़े कम स्वीट हैं और कम पानी में सॉल्युबल हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ आ जाओ, तो अब हम बनाएंगे डाइसैकेराइड्स को, कैसे बनाएंगे, ग्लूकोज लेंगे और फ्रक्टोज लेंगे, उन दोनों को मिला के हम सक्रोज बनाएंगे। ये आप इधर नोट कर लो, इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स है ना डाइसैकेराइड्स की, वो है सक्रोज, माल्टोस, और तीसरी एग्जांपल है लैक्टोज, ठीक है। ये 3 इसकी एग्जांपल हैं, जिनमें से 2 आपकी बुक में दी गई हैं। सक्रोज बनता है ग्लूकोज से प्लस फ्रक्टोज, यानी जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलेंगी तो क्या बनेगा, सक्रोज बनेगा। माल्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज को मोलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो माल्टोज बनेगा, और लैक्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। चलिए जी, इनके स्ट्रक्चर आपने अभी पीछे देख लिए हैं, तो आप बनाते हैं, पहले आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाओ। ये आ गया ग्लूकोज, एक दो तीन, 1 2 3
4 5 और यहाँ पर 6। ठीक है, पहले कार्बन पे लगा हुआ था OH H, दूसरे पे भी OH H, तीसरे पे OH ऊपर था और H नीचे था, चौथे कार्बन पे भी H OH और पांचवें पे सिर्फ H। ये आ गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। प्लस फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाओ, ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन एटम, कार्बन कार्बन और कार्बन मिला दिया, एक कार्बन इधर बना लो, एक यहाँ बनाओ CH2OH। ठीक है, इसको नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन पूरे हो गए। दूसरे कार्बन पे क्या आएगा? OH आएगा, तीसरे पे H, सॉरी OH ऊपर है, OH H, चौथे पे भी H OH, पांचवें पे सिर्फ और सिर्फ H। अब होता क्या है ये समझो ये पूरा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है, ये फ्रक्टोज का है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में रिएक्शन करते हैं, यहाँ से जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 है, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2, इन दोनों पे जो OH ग्रुप लगा है ना, यहाँ से वाटर रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? वाटर। ये वाटर यहाँ से निकलेगा -H2O, ये वाटर यहाँ से निकल गया। अब होगा क्या, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड सीधा आके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड सीधा आके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। OH और H तो उतर गया ना, उन्होंने H2 बना दिए, तो पीछे क्या बचा? ये बॉन्ड खाली है तो ये इसके साथ जुड़ेगा। तो फिर से बनाओ स्ट्रक्चर, ये कार्बन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, अच्छा ऑक्सीजन के साथ इसने भी बॉन्ड बना दिया और इसने भी बॉन्ड बना लिया। इस पॉइंट पे ये दोनों जुड़ गए, बाकी सब OH और H लगा दो, इधर आ जाएगा H H OH, इधर OH अंदर, H बाहर, इधर OH बाहर, H अंदर और यहाँ पर H। ये पूरा हो गया। इधर देख लो, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, इधर H आ गया, कार्बन नंबर 3 का OH अंदर, H बाहर, H OH। चलो जी, तो अब ये जो मॉलिक्यूल बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इन दोनों में मिलकर क्या बनाया है? सक्रोज। इसको कहते हैं सक्रोज। क्या कहते हैं? सक्रोज। तो अब आपने देखा सक्रोज का जो फार्मूला है वो ग्लूकोज के मुकाबले में, मतलब मोनोसैकेराइड्स के मुकाबले में ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, डाइसैकेराइड्स। अगला जो आएगा तीसरा, पॉलीसैकेराइड्स, उसमें तो पॉली का मतलब मैनी होता है, बहुत सारे, तो उसमें मैनी मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स, मतलब बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स यूनिट इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। इसी तरह अच्छा एक और बात आप याद रख लो, वैसे आपकी बुक में ये पॉइंट है तो नहीं, ये जो यहाँ पर नया बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को नाम क्या देते हैं? द बॉन्ड प्रेजेंट इन मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स या कार्बोहाइड्रेट्स, उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। साथ ही ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान बना है, तो इसको कहते हैं 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है जी, चलिए इसी के साथ डाइसैकेराइड भी खत्म। अच्छा जी, पॉलीसैकेराइड्स है। पॉलीसैकेराइड्स आर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट्स, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट्स या फिर कार्ब्स। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पॉलीसैकेराइड्स आर कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स और thousands of monosaccharides, मोनोसैकेराइड यूनिट्स। ठीक है, मतलब हज़ारों मोनोसैकेराइड यूनिट्स इकट्ठे होंगे, हज़ारों इस तरह ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होंगे और फिर ये पॉलीसैकेराइड्स बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें यह है कि ये टेस्ट लेस होते हैं, इनका टेस्ट नहीं होता। आप जो ब्रेड खाते हो, रोटी खाते हो, उसका कोई टेस्ट होता है?
मतलब वो मीठे तो नहीं होते ना, स्वीट तो नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट्स यूजुअली स्वीट होती हैं, यहाँ पर आपने देखा डाइसैकेराइड्स लेस स्वीट हैं, मोनोसैकेराइड्स ज़्यादा स्वीट हैं, लेकिन ये क्या है, ये टेस्ट लेस हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। पॉलीसैकेराइड्स आपकी ब्रेड में पाई जाती हैं और उसका टेस्ट नहीं होता। अच्छा, टेस्टलेस हैं और ये इनसॉल्युबल इन वाटर हैं। क्या हैं? इनसॉल्युबल, वाटर में हल नहीं होते। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल दी गई है वो है स्टार्च की। स्टार्च की एग्जांपल दी गई है। स्टार्च कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स में। प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं। अच्छा, प्लांट्स के अंदर स्टार्च का स्ट्रक्चर क्या है? ये किस मोनोसैकेराइड से बनता है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से बनता है। वो ग्लूकोज स्ट्रेट भी होती है, मतलब स्ट्रेट चेन में भी होती है और प्लस ब्रांच में भी होती है, ब्रांच। ठीक है। अच्छा, तो बस इतनी सी डिटेल दी गई थी आपकी बुक में। वैसे इसमें और बातें भी हैं कि स्टार्च में फिर दो दो उसमें टाइप्स आ जाती हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। उसमें से जो एमाइलोज है वो पानी में हल होती है, एमाइलोपेक्टिन पानी में हल नहीं होती। लेकिन मेन बात यह है कि स्टार्च किससे बनी है? ग्लूकोज से बनी है। तो इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुआ? ग्लूकोज हुआ। और साथ आयोडीन टेस्ट, जो पिछली बुक थी उसमें बात की गई थी आयोडीन टेस्ट में, तो ये आयोडीन टेस्ट में कौन सा कलर देती है? ब्लू कलर देती है। ठीक है। अगली एग्जाम्पल है सेलुलोज। सेलुलोज चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा था, सेलुलोज इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल किस में होती है? प्लांट्स में। यानी प्लांट के जो सेल्स हैं उसके गिर्द जो एडिशनल बाउंड्री थी, जो एडिशनल उसमें वॉल लगी हुई थी, वो कौन सी थी? सेल वॉल। तो सेल वॉल किससे बनती है? सेलुलोज से। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहाँ पाई जाती हैं? प्लांट्स में। प्लांट्स में। इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ये भी ग्लूकोज से ही बनती हैं। ग्लूकोज से बनती है और हाईली ब्रांच्ड। इसमें जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है? हाईली ब्रांच्ड। ठीक है। आगे है काइटिन। काइटिन ये थिक लेदरी पॉलीसैकेराइड है। कैसी है? थिक लेदरी पॉलीसैकेराइड। ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है एक्सोस्केलेटन। एक्सो मतलब बाहर, स्केलेटन मतलब ढांचा। एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनकी आपने देखा होगा उसकी जो बाहर वाली लेयर हैं, लेयर्स होती हैं, वो सख्त किस्म की होती हैं। तो वो किस वजह से सख्त होती हैं? काइटिन की वजह से। उसके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। इसके अलावा जो सेल वॉल ऑफ फंजाई है, सेल वॉल ऑफ फंजाई, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई। बहुत सारे ऑप्शन दी होंगी, ये सारे लिखे होगी। तो काइटिन, फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे बनती है? काइटिन से बनती है। ठीक है जी। स्टार्च तो पाई जाती थी प्लांट्स में। हमारे जिस्म में, एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में स्टार्च की जगह होती है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, सॉरी। क्या होती है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। इसी को हम नाम देते हैं एनिमल स्टार्च का। क्या नाम देते हैं? एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन का दूसरा नाम क्या है? एनिमल स्टार्च। ये हमारे जिस्म में कहाँ पाई जाती हैं? मसल्स में और लिवर में। वैसे तो बॉडी के हर पार्ट में होती हैं, लेकिन मसल और लिवर, इन दोनों में ये अबंडेंटली पाई जाती हैं, ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं। और इनका काम क्या है? एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल। आपको बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट्स में एनर्जी स्टोर होती है। तो जो ग्लूकोज की शक्ल में तो नहीं होती, क्योंकि ग्लूकोज तो एक्टिव फॉर्म है। ग्लूकोज की शक्ल में जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा वो फ़ौरन टूटेगा, उससे एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स इजाफी हैं उनको ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसलिए ये क्या है? एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स हैं। चलिए जी, तो आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन देख लिया। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है, उसमें उस केमिकली फार्मूला क्या है, उसका जनरल फार्मूला क्या है। इसके अलावा उसकी क्लासिफिकेशन देख ली कि मोनोसैकेराइड्स हैं, मोनोसैकेराइड मतलब सिंगल शुगर वाले। उसके बाद डाइसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड्स दो होती हैं। अच्छा, वैसे
ये मोनो के बाद डाई नहीं आता, मोनो के बाद होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में फिर बहुत सारी हैं, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, पेंटासैकेराइड्स। फिर जब 9 से ऊपर जाओगे ना तो फिर वो पॉलीसैकेराइड्स की कैटेगरी में आता है। और पॉलीसैकेराइड्स में इसी तरह ये मोनोसैकेराइड यूनिट्स इकट्ठे होते हैं हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, और ये पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। ये पॉपुलर एग्जांपल्स हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अगले लेक्चर में फिर हम देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन के बारे में। हमारे जिस्म में कौन कौन से फंक्शंस कार्बोहाइड्रेट्स के जरिए परफॉर्म किए जाते हैं उनके बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।